आपको पता है कि सेबी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर शेयर के प्राइस पब्लिश होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी के कौन सी शेयर की कितनी वैल्यू है। लेकिन क्या वो इनफ है? और वो भी सभी सिक्योरिटी के नहीं होते, जो वहाँ पर लिस्टेड होती है उन्हीं सिक्योरिटी के प्राइस पब्लिश होते हैं। हमारी कंपनी में हमारे शेयर की क्या वैल्यू है, ये पता लगाने के लिए हम शेयर की वैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि गुडविल में आपने पढ़ा कि गुडविल कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि जिसका एक कोई प्रॉपर फॉर्मूला हो और उसी से जो वैल्यू आए वो गुडविल है। ऐसे शेयर की वैल्यूएशन का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट सिचुएशन कैसी है, जो उसे जज कर रहा है वो कैसा है, और उसके बेस पे अलग अलग वैल्यूअर की अलग अलग वैल्यू आ सकती है। अलग अलग मेथड से भी अलग अलग वैल्यू आएगी। बीएस को थाडी क्या कहता है? ये कहता है कि शेयर की वैल्यूएशन कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है और ना उसका कोई फॉर्मूला है, और दो पर्सन अगर शेयर की वैल्यू करें तो जरूरी नहीं है कि दोनों का रिजल्ट सेम आए। अलग अलग टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यू अलग अलग होती है। क्यों हम शेयर की वैल्यू करते हैं? जब भी कोई प्रॉपर्टी पर वेल्थ टैक्स कैलकुलेट होता है, प्रॉपर्टी जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर उसकी प्रॉपर्टी काउंट होती है, एस्टेट ड्यूटी लगती है, उन सब के लिए शेयर की वैल्यू पता होना जरूरी है। ऐसे ही कोई कंपनी अमलगमेट हो रही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उस कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है। कौन कौन से फैक्टर मेथड का मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, 3 मेथड है इसके। नेट एसेट्स मेथड, यील्ड मेथड, एवरेज मेथड। यील्ड मेथड के 2 मेथड है, डिविडेंड यील्ड और अर्निंग कैपेसिटी। एवरेज मेथड उनका एवरेज यील्ड है। तो सबसे पहले ये हमारी नेट एसेट्स मेथड, जिसको आप ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट वैल्यूएशन और एसेट बैकअप मेथड भी कहते हैं। ये जो शेयर की वैल्यू करेगा ये नेट एसेट्स के बेस पे करेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट एसेट्स ऐसी एसेट, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया है तो एसेट कौन से लेंगे? जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले। तो इसमें आपके एसेट में से डिबेंचर भी लेस होंगे और प्रेफरेंस शेयर भी लेस होंगे। एसेट की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सारी एसेट आप मार्केट वैल्यू पे लोगे। कौन सी? गुडविल भी, पेटेंट, ट्रेडमार्क जो भी है वो भी। हाँ, गुडविल वैल्यूएशन में गुडविल नहीं आती, शेयर की वैल्यूएशन में सारी आती है। बाकी शेयर इशू एक्सपेंसेस इसमें भी नहीं आएंगे। अच्छा, अंडरराइटिंग वगैरह? हाँ, ये नहीं आएंगे। और बाकी गुडविल में आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिया, इसमें नेट एसेट्स में लेंगे, नेट एसेट्स में लेंगे, अर्निंग कैपेसिटी में नहीं लेंगे, नेट एसेट्स में लेना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बाकी नोट भी है, उसको पढ़ जाना। मेरे खुद ध्यान में नहीं आता कि कौन से में लेते हैं या नहीं लेते, तो इसके लिए पढ़ जाना। गुडविल में आप नहीं लेते, नेट एसेट्स मेथड में लेते हो और अर्निंग कैपेसिटी मेथड में। सिर्फ नेट एसेट्स में ही लेते हैं। क्या? इन्वेस्टमेंट एसेट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो सारे टोटल बिजनेस का देख रहा है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी आ गया, सारी चीज़ आ गई, गुडविल भी आ गई। तो सारी एसेट मार्केट वैल्यू पे लेंगे, उसमें से सारी लाइबिलिटी लेस करेंगे, डिबेंचर, ट्रेड पेबल, अदर लाइबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो अमाउंट आएगा उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। अगर आप दूसरा मेथड यूज करो नेट एसेट्स के लिए, तो वो दूसरी वाली साइड ले लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन, और उसमें से लॉस लेस कर दो और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह लेस कर दो। दोनों से नेट एसेट सेम आएगी। एसेट को छोड़ के सारी चीज ले ली, जो चीज उसमें छोड़ी थी ना वो सारी चीज इसमें ले ली। अब एसेट कैलकुलेट करते टाइम आप क्या देखोगे कि सारी एसेट आपको मार्केट वैल्यू पे लेनी है, प्रोविजन है कोई डाटा पे वो भी बनाना है, और इंटेंजिबल एसेट है वो इंक्लूड आपको करनी है। लाइबिलिटी में सारी लाइबिलिटी लेस कर दोगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह उस पर बना दोगे, और फिर उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे। आगे मेथड समझ में? इस मेथड की क्या क्या लिमिटेशंस है? ये मेथड ये कहता है हमने जो शेयर की वैल्यू की वो नेट एसेट्स के बेस पे की, जबकि नेट एसेट्स से ये कहता है हम जब कैलकुलेट होते हैं जब कंपनी बंद हो जाती है तब हम देखते हैं कि हमारी कंपनी की कितनी एसेट है। तो ये मेथड रॉन्ग एजम्पशन लेके चल रहा है कि कंपनी बंद हो जाए।
सेकंड की नेट एसेट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर के वैल्यूएशन पर प्रभाव डालती हैं, जैसे कि डिविडेंड, अर्निंग कैपेसिटी, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, वो सारी चीज़ें इसने ध्यान में नहीं रखी। सेकंड, थर्ड ये कहता है कि एसेट की मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी आती है कि किस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो ये इसकी लिमिटेशन है। फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्यों हमने ये मेथड यूज किया? मान लो कंपनी बंद होनी हो तो ये मेथड यूज होएगा। ऐसे कंपनी जो नई कंपनी है उसमें आप डिविडेंड का नहीं पता, आपको अर्निंग का नहीं पता, उसमें ये मेथड यूज करोगे। या फिर कोई कंपनी है तो पुरानी लेकिन उसकी अर्निंग वो नेगेटिव में जा रही है, तो आप अपने शेयर की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं दिखाओगे, तब आप ये मेथड यूज करोगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, बैलेंस शीट आपको दे रखी है और आपको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 60,000, ट्रेड रिसीवेबल में से 5,000 है वो बैड है, गुडविल की वैल्यू है 70,000 और आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है नेट एसेट्स मेथड। देखो लैंड एंड बिल्डिंग उसकी वैल्यू 1 लाख, बोर्ड पे कम बोर्ड पे करवा दो। आपका ध्यान तो शेयर फॉर्म में जा रहे हैं ना। इसको दे दो कौन सी योग्यता कितनी होगी? 5 मिनट की हो गई। 6 मिनट। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 70,000, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 70,000। मार्केट वैल्यू दे रखी है, नहीं तो ये ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट उसके मार्केट वैल्यू 30,000, इन्वेंटरी, कैश एट बैंक और करंट एसेट, सारी एसेट ले लेना। उसमें से लायबिलिटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल, वर्कमैन सेविंग अकाउंट और प्रॉविडेंट फॉर टैक्सेशन, ये लेस कर देना। आपके पास नेट एसेट से चाहिए उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना, वैल्यू ऑफ शेयर। अब इस क्वेश्चन में क्या था, एक ही तरह के शेयर थे, 20,000 शेयर 10 का रीच है। ये जरूरी नहीं है एक ही तरह के हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई 10 का, कोई 5 का, कोई 20 का। तब हम मान लो ये 20,000 शेयर है जो 10 का है, ये 50,000 शेयर है वो 5 का है, आपने 70,000 से डिवाइड कर दिया तो आपके तो शेयर की वैल्यू इक्वल आ गई, जबकि जो 10 का शेयर है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और 5 का शेयर है उसकी वैल्यू कम आएगी। तो टोटल से डिवाइड नहीं होता हमेशा। अगर वो सेम क्लास है, साढ़े 10 के गए तो आप टोटल से लगे। अगर अलग अलग कैटेगरी जो होते हैं तो उसमें आपको अलग अलग हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड में देखो, वही तो बैलेंस शीट आपको दे रखी है, सारी एसेट है बुक वैल्यू पे है, एक 4,000 की लायबिलिटी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है। एसेट लो सारी, फिक्स्ड एसेट ये दे रखी है आपको 6 लाख 80,000। मैं सोचू भाई करंट एसेट ये दे रखी है 3 लाख 50,000। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस है वो नहीं लेने आपको और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है वो नहीं लेना। तो एसेट का टोटल लिख दो आपको 10,30,000। इसमें से आपको लायबिलिटी लेस करनी है, लायबिलिटी के लिए दे रखे हैं 12% डिबेंचर 1 लाख, ट्रेड पेबल 3,20,000। एक ही कहता है कि 4,000 की लायबिलिटी ऐसी है जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, उसको रिकॉर्ड कर दो 2 घंटे किस नाम से, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 4,000। डिबेंचर पर इंटरेस्ट 1 साल का आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख डिबेंचर है 12% 12,000 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है 12% और 6 महीने का 6,000। ये सारी आपकी लायबिलिटी है। इनका टोटल लेके आओ 4,30,000 और इसमें से ये लेस करो तो आपके नेट एसेट्स आ गई 6 लाख। अब आपको इक्विटी शेयर आपको 3 कैटेगरी के दे रखे हैं। 10,000 शेयर है जो फुल्ली पेड है, शेयर है 10 का। 20,000 है जो 8 का है वो फुल्ली पेड है। 48,000 है जो 5 का है वो फुल्ली पेड। अब आप इन तीनों के टोटल में कोई से डिवाइड करो क्योंकि शेयर तो अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, एक यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल निकालोगे। कैसे, इन सब का शेयर की वैल्यू 1 लाख 1,60,000
और 2,40,000। इनका टोटल है आपका 5 लाख। इस 6 लाख को आप 5 लाख से डिवाइड करोगे तो 1 रुपए की वैल्यू आएगी 1.2। ये आपके 1 रुपए की वैल्यू है। अब 10 का शेयर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 का शेयर है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 का शेयर है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 वाले शेयर की वैल्यू हो जाएगी 12 रुपये, 8 वाले शेयर की वैल्यू हो जाएगी 9.6 और 5 रुपये के शेयर की वैल्यू हो जाएगी 6। वैल्यूएशन ऑफ शेयर तीनों शेयर की वैल्यू टोटल करके दिखाएं या वैसे छोड़ दें? ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे टोटल क्या करोगे? नहीं, इसे इक्वल करके फिर बाद में टोटल वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वो तो अलग अलग शेयर की वैल्यू अलग अलग आएगी ना, उसमें टोटल करने के लिए मैम 10 मिनट की होगी वीडियो, 11 मिनट की होगी। और बन जाए। एक क्वेश्चन और। ओके। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको ये जैसे ये क्वेश्चन था कि 8 का शेयर था 8 रुपये पेड थे, 5 का शेयर था 5 रुपये पेड थे। अगर इसमें कॉल सम-पेड होती, मान लो 8 का शेयर था 6 रुपये पेड थे, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप कॉल एज्यूम करोगे कि इससे हमने 2 रुपये मंगवाए और फिर फुल्ली पेड अप बनाओगे और फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालोगे। फिर मान लो ये 6 रुपये पेड थे, आपने 2 रुपये की कॉल एज्यूम की और फिर आपने इसकी वैल्यू दिखा दी कितनी 9.6। तो क्या वो 6 रुपये की शेयर की वैल्यू है? नहीं, वो 8 की है। तो इसमें से आप 2 रुपये बाद में लेस करोगे और 6 की शेयर की वैल्यू क्या आएगी 7.6। इस तरह से करोगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, टोटल एसेट दे रखी है आपको 6,25,000, लाइबिलिटी दे रखी है 1,18,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 1 लाख। तो इससे आपने नेट एसेट निकाल ली, आ गया 4,07,000। नेट एसेट 4,07,000। अब आपके पास शेयर कैसे है? लेस करते हैं ना नेट एसेट निकालते टाइम। एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब प्रेफरेंशियल लेस हो रही है। अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इक्वल है और आप दोनों की शेयर की वैल्यू निकाल रहे हो, तब लेस नहीं होगी। नेट एसेट आ गया आपके पास 4,07,000। अब शेयर देखो 20,000 शेयर है, 10 का ईच है। 20,000 शेयर है, 10 का ईच। 9,000 शेयर 10 का है लेकिन उसमें 8 रुपये पेड है, और 6,000 शेयर 10 का है लेकिन 5 रुपये पेड है। ये शेयर तो तीनों इक्वल है, तो आप टोटल से इसे डिवाइड कर सकते हो। 10 के शेयर की वैल्यू हो जाएगी आपके कितनी? पहले इसको कॉलेज जो करेंगे शेयर 10 का है ना, शेयर तो 10 का ही है, इसमें 10 पेड है, हाँ। इसमें 8 पेड है, इसमें 5 पेड है। अच्छा, फुल्ली पेड है। हाँ, तो इनको फुल्ली पेड अप बनाने के बाद तो इक्वल हो जाएंगे। हाँ। लेकिन क्या पहले फुल्ली पेड अप बनाओगे? फुल्ली पेड चाहिए। फुल्ली पेड नहीं है, 10 का है और 8 अच्छा, इसमें 2 रुपये कॉल मंगवाई, इस पे 5 रुपये कॉल मंगवाई। आपके पास नेट एसेट से 4,07,000, इसमें 2 रुपये मंगवाई 18,000 और इसमें 5 रुपये मंगवाई 30,000। अब ये अमाउंट हो गया आपके पास 4,55,000। अब ये तीनों शेयर इक्वल हो गए 10-10। तीनों के टोटल से डिवाइड कर दिया 35,000 से, तो 13 वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू को 13, इसमें आपने 2 मंगवाई थी, 13 में से 2 लेस करो 11, और इसमें आपने 5 मंगवाए थे, 13 में से 5 लेस करो और 8। ये तीनों शेयर की वैल्यू। बट उसमें तो टोटल करके टोटल वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। तो तीनों के 10-10 है। अब वो है ना 10-10 कॉल मंगवाने के बाद। अब लेस कर दो फिर हमने निकाल दिए 13 टोटल से डिवाइड करके, इनका टोटल 35,000। हाँ, वही तो कर 35,000 से डिवाइड कर 35,000 से डिवाइड करके हमने वैल्यू निकाल दी, लेकिन वो कितने की वैल्यू आई? वो 10 रुपये की शेयर की वैल्यू है। हाँ। इसका ठीक है 13 आ गई। ये शेयर 8 का है पेड है, तो अभी इसकी वैल्यू क्या है? 9 रुपये। 13 में से 2 लेस करेंगे ना, क्योंकि 2 रुपये की तो कॉल हमने एज्यूम की थी। नॉशनल कॉल का मतलब है कि आप एज्यूम कर रहे हो, मंगवाई कोई है, आपको सिर्फ वैल्यू दिखा दी है। डिवाइड 35,000 से कर रहे हैं क्योंकि हम तीनों को इक्वल बना इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इसमें ये था ही 8 का पेड भी 8, तो इसमें आप 2 रुपये एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि 8 का शेयर है और 8 पेड है। इसमें वो था तो 10 का लेकिन 8 पेड, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपका वैसे हो
तो आप यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल निकाल लो, और अगर आपको फुली पेड बनाना है तो आप ये मेथड यूज करो। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? वो थाई आर्ट का और आर्ट का, हाँ, ये लेकिन चीज़ इसमें समझ में ऐसा आ ही गई। आर्ट इस तरह से शेयर की वैल्यू निकल। कुछ मतलब लाइन सी मुझे भी मतलब आपने ना फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ, तो तो फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज किस लिए हुआ? आपको प्रॉफिट गुडविल निकालने के काम आएगा। इसमें क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है, तो गुडविल आप एसेट में लोगे तो उसके लिए गुडविल की वैल्यू किस बेस पे निकालोगे? प्रॉफिट के बेस पे, इसलिए प्रॉफिट दे रहे हैं। ये नोट अच्छे से पढ़ लेना कि इन्वेस्टमेंट कैसे यूज होता है। नेट एसेट मेथड में एसेट में एडिड होता है, डिविडेंड यील्ड मेथड में नहीं होता, तो उसकी इनकम भी नहीं होती है। एसेट टोटल नहीं होती, इनकम होती है, तो इनकम में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में ना एसेट में ऐड होता है ना प्रॉफिट में इंक्लूड होता है, तो सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी मेथड में यूज नहीं हो रहा इन्वेस्टमेंट, मानी तो गुडविल में यूज हो रहा है, गुडविल में ही होगा। गुडविल में भी नहीं हो रहा इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो प्रॉफिट में कहाँ इंक्लूड करना? दूसरे में सिर्फ डिविडेंड मेथड में क्या होगा? इसमें इनकम निकलेगी डिविडेंड की, प्रॉफिट तो उस इनकम में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है। अच्छा, आपको उसे लेस नहीं करना, जैसे आप गुडविल में लेस करते हो या अर्निंग कैपेसिटी में लेस करते हो, उसमें लेस नहीं होगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन करके देखना। हाँ, अभी कर दे मैं।